अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल। हमारा नेक्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स का। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इस टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स में हमें कौन कौन सी चीज पढ़नी है। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखना, जब हम अपना सिलेबस चेक करेंगे ना तो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स 5-6 टाइप्स लिखे हुए हैं, बस उतना ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन हमारा जो एग्जाम है ना ये एक गेजेटेड पोस्ट है, ये बिल्कुल केएएस ऑफिसर की रैंक का पोस्ट है, इसलिए हमें इन डेप्थ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैंने भी अच्छी खासी मेहनत की है, डिफरेंट सोर्सेज से ये सारा मटेरियल लाया है, एक एक करके हम एक एक टाइप पढ़ेंगे आज से। ठीक है ना, तो फर्स्ट टाइप जब हमने देखा था, फर्स्ट टाइप हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था जिसको हमने प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स या फिर मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स बोला था। ठीक है ना, तो हमने प्रोड्यूसर और मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स को एक ही कोऑपरेटिव बोला था। आज जब हम पढ़ेंगे ना फर्स्ट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव, इसके साथ हम तीसरी चीज भी पढ़ लेंगे। इन तीनों को एक साथ हम क्लब कर सकते हैं, इनको एक ही टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बोल सकते हैं जिसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, मार्केटिंग और इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव। ठीक है ना, तो तीनों वन और द सेम थिंग ही होती है। अब मैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव बोलूं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव बोलूं या फिर इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स बोलेंगे, बात एक ही हो जाती है। ठीक है ना, अब समझना ध्यान से, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था ना कि हमारे पास दो विलेज थे, ए और बी। ए विलेज वाले दूध प्रोड्यूस कर रहे थे और बेच रहे थे बी में। ठीक है ना, तो पहले पहले क्या हुआ था, एक मिडलमैन, एक मिल्कमैन आ रहा था जो कि यहां ए विलेज से बी विलेज तक अपना मिल्क ले रहा था और वो बीच में अच्छा खासा प्रॉफिट ले रहा था। ठीक है ना, अब सिर्फ वही एक एग्जांपल नहीं चलेगी, यहां पे और एक एग्जांपल ध्यान से समझना। कुछ दिनों पहले ही श्रीनगर में जो पश्मीना वर्कर्स है ना, जो पश्मीना के साथ करते हैं, ठीक है, उन्होंने परसों ही एक ग्रुप बनाया। ठीक है, अभी वो ऑफिशियली कोऑपरेटिव नहीं है लेकिन आपस में उन्होंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। अब प्रॉब्लम ये हो रही है, अगर हम देखेंगे पिछले 3 सालों से, पहले साल तो 2019 में हमारा आर्टिकल 370 का मसला हो गया, उसके बाद कोविड हमारे साथ 2 सालों से है, तो जितने भी हमारे आर्टिजन्स थे या पश्मीना के साथ काम कर रहे थे, इनके बिजनेस में अच्छा खासा लॉस हुआ। ठीक है, तो इनका मार्केट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही न्यूज आई है कि ये पश्मीना वर्कर्स जो श्रीनगर में है अभी, इन्होंने आपस में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप खोला, ये अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करेंगे। ठीक है ना, तो फिलहाल के लिए उनका अनरजिस्टर्ड एक ग्रुप है ना, अगर वो चाहे तो इसी को एक रजिस्ट्रेशन देके एक कोऑपरेटिव बना सकते हैं। ठीक है ना, अब मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स या फिर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स का अगर हम बेसिक समझे होता क्या है ये, तो हम बोलेंगे फॉर इंस्टेंस यही पश्मीना वाले पश्मीना शॉल या फिर पश्मीना प्रोडक्ट्स बना रहे थे लेकिन इनको अपना मार्केट नहीं मिल रहा है। अब ये जब सारे एक साथ मिलेंगे, अब ये एक साथ क्या करेंगे, एक साथ मशवरा करके अपना मार्केट ढूंढेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है ना, तो जब ये मार्केट ढूंढेंगे इसके बाद अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो एक साथ इंडिविजुअली हर एक सफर कर रहा था, लेकिन जब इन्होंने एक साथ एक ग्रुप बनाया उसको हम कोऑपरेटिव बोल सकते हैं। वो प्रोड्यूसर या मार्केटिंग या फिर इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव क्या करेगा, वो एक साथ अब इनका मार्केट बनाएगा, इनको देखेगा कि इनके जो प्रोड्यूसर, ये इनके जो प्रोड्यूस किए हुए चीजें हैं, इनका मार्केट कहां पे अच्छा मिलेगा। ठीक है ना, तो यहां पे मैंने कुछ डेफिनेशंस भी लिखी है, तो एक एक करके हम एक एक डेफिनेशन लिखेंगे। आप भी अपना पेन कॉपी उठा के ये डेफिनेशंस लिखो, मैं लास्ट में पीडीएफ भी दे दूंगा क्योंकि कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो कि यहां पे मैं सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकता हूं, तो मेन चीजें तो मैं यहां डिस्कस करूंगा, जो छोटी छोटी बातें होंगी वो आपको पीडीएफ में एडिशनल मिल ही जाएगी। लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, मैं कुछ डिक्टेट करूंगा, आप भी लिखते जाना। ठीक है ना, बिल्कुल थ्योरी वाला पोर्शन है, बोरिंग सा दिखेगा लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्ट है अगर एक बार अच्छे से समझ आया होगा तो। ठीक है, अब जब हम प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स की बात करेंगे तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स में क्या होता है, बेसिकली हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, इन इंडिविजुअली ये हर एक सफर करते हैं लेकिन कलेक्टिवली अब ये मेहनत करके मार्केट ढूंढते हैं, उसी कोऑपरेटिव को हम प्रोड्यूसर, इंडस्ट्रियल या फिर मार्केटिंग कोऑपरेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन पे आ जाते हैं। इनका मैंडेट क्या होता है वो मैंने लिखा है, द कोऑपरेटिव्स मैंडेट इज टू कमर्शियलाइज द मेंबर्स इनपुट। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लिख सकते हो, द कोऑपरेटिव्स मैंडेट इज टू कमर्शियलाइज द मेंबर्स इनपुट बाय सीकिंग द बेस्ट प्राइस पॉसिबल इन द मार्केट। यही हमने कहा था ना, जैसे मिल्क वाली एग्जांपल दी थी। ठीक है, तो यहां हमने क्या देखा, द कोऑपरेटिव्स मैंडेट इज टू कमर्शियलाइज द मेंबर्स इनपुट बाय सीकिंग द बेस्ट
प्राइस पॉसिबल इन द मार्केट, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेंगे, जो भी इनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ था या मार्केट ही नहीं मिल रहा था, अब ये अपना मार्केट ढूंढेंगे और एक ऐसा मार्केट ढूंढेंगे जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट इनको मिले, ठीक है ना। नेक्स्ट मैंने लिखा है स्मॉल प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट इंडिविजुअली। यही चीज तो मैं अभी कह रहा था ना, जैसे मैंने पश्मीना की एग्जांपल दी थी, ठीक है। तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू सेल देयर आइटम्स या सेल देयर प्रोडक्ट्स इंडिविजुअली फॉर्म ए कोऑपरेटिव। अब वो क्या बनाएंगे, वो कोऑपरेटिव बनाएंगे। इंडिविजुअली हर एक सफर कर रहा था, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक साथ कोऑपरेटिव्स बनाए, ठीक है। अब वो कोऑपरेटिव क्या करेगा, ठीक है, विच गैदर्स या फिर पूल्स द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इन सब के प्रोडक्ट्स को वो गैदर करेगा, ठीक है। विच गैदर्स और पूल्स द प्रोडक्ट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो अब क्या करेगा कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव इन्हीं का तो होता है ना। अब कोऑपरेटिव की जिम्मेदारी है कि इनके जो प्रोडक्ट्स है उनको गैदर करके वो मार्केट में भेजे, ठीक है ना। विच गैदर्स और पूल्स द प्रोडक्ट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड takes the responsibility of selling the products in market, selling the products in the market profitably लिखना साथ में, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी अब कोऑपरेटिव लेते हैं। अब कोऑपरेटिव में यही बंदे होते हैं, बात समझ आई। अब कोऑपरेटिव जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ हमारे प्रोडक्ट्स को मार्केट में अच्छे कीमतों पे प्रॉफिटेबली बेचेंगे। यहां तक बात समझ आई। तो यहां कुछ बेसिक से चीजें समझेंगे हम, बस अपने नोट्स अच्छे से बनाएंगे, फिर हम आगे एग्जांपल्स पे आ जाएंगे, फिर मैं आपको बोलता हूं एग्जाम में क्वेश्चंस आते कहां से, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन में दीज प्रोड्यूसर्स कुड बी। अब प्रोड्यूसर्स में सिर्फ मैंने पश्मीना वाली एग्जांपल दी थी और डेयरी मतलब मिल्क वाली एग्जांपल दी थी। अब सिर्फ पश्मीना मैन्युफैक्चरर्स या फिर दूध वाले ही नहीं होंगे, इसमें ऑलमोस्ट हर एक प्रोड्यूसर, हर एक मैन्युफैक्चरर आता है, ठीक है। दीज प्रोड्यूसर्स कुड बी फार्मर्स, ठीक है। तो फार्मर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हमने बहुत बार देखा है ना कि फार्मर्स फिर आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको फीजेबल अपना मार्केट नहीं मिलता है। अब अगर मार्केट मिलेगा तो सस्ता मार्केट मिलता है, मार्केट प्राइस 10 रुपए होता है और उनको मिलते हैं 2 ही रुपए, ठीक है ना। तो यहां पे फार्मर्स को भी अच्छी खासी प्रॉब्लम होती है अपना मार्केट ढूंढने में, वो भी अपने कोऑपरेटिव्स बनाते हैं, ठीक है। दीज प्रोड्यूसर्स कुड बी फार्मर्स, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम प्रोड्यूसर्स, ठीक है। एक हैंडलूम प्रोड्यूसर्स की बहुत बड़ी एग्जांपल आ जाएगी हरियाणा हैंडलूम्स, ठीक है, जाने माने नाम है वो होते हैं वो। हरियाणा हैंडलूम्स एक ऐसी एग्जांपल है जो आप इधर ले सकते हो, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम प्रोड्यूसर्स, आर्टिजन्स में हर एक टाइप ऑफ आर्टिजन आ सकता है, ओनर ऑफ फिशिंग ऑपरेशंस, जिनके पास फिश फार्म होंगे वो भी अपने कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं। ओनर ऑफ फिशिंग ऑपरेशंस, ठीक है, हार्वेस्टर्स एटसेट्रा सीकिंग आउट। तो वो क्या करते हैं बेसिकली, अपने प्रोडक्ट्स को वो चाहते हैं कि हम बाहर निकल के अपने प्रोडक्ट्स बेचें, ठीक है। सीकिंग आउट एंड सेलिंग टू एंड यूजर्स। अब एंड यूजर क्या होता है समझाता हूं। सीकिंग आउट एंड सेलिंग टू एंड यूजर्स एंड रिटेन देयर प्रॉफिट्स, ठीक है। अब हमने ये चीज देखी होगी ना कि फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस जो होते हैं वो बेचने में डिफिकल्टी हो जाती है, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिजन्स या हैंडलूम जो भी कोई मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनको जब प्रॉब्लम हो जाती है वो क्या कर सकते हैं, अपना मार्केटिंग या प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव बनाएंगे, मार्केट ढूंढेंगे। अब वो क्या चाहते हैं समझना ध्यान से। अगर वो चाहे ना तो देखो बेसिकली होता क्या है, हम देखते हैं फॉर इंस्टेंस हम एप्पल की एग्जांपल लेंगे। अब एप्पल के जिनके पास बागात होंगे ना, उनके पास डीलर पहुंच जाता है, फिर वो अपने डीलर को बेचते हैं, डीलर फिर आगे जाके दूसरे स्टेट्स में पहुंचाता है, ठीक है। अब यही डीलर्स मोटा हिस्सा लेते हैं इसका, ठीक है ना। तो जितना भी मैन्युफैक्चर किया होता है ना, तो अच्छा खासा परसेंटेज किनको मिलता है, जो बीच में ऐसे दलाल या फिर डीलर्स आते हैं। अब यहां पे कोऑपरेटिव्स, अगर एप्पल वाले अपना कोऑपरेटिव बनाएंगे तो बीच में जितने भी इनके डीलर्स होंगे ना, उनको वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, खुद वो एंड यूजर के साथ बात कर
सकते। अब एंड यूजर का मतलब ये हुआ वो डिफरेंट टाइप ऑफ मंडीज में जा सकते हैं, डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट मंडी में जाके अपना एक कोऑपरेटिव का रिप्रेजेंटेटिव लेके वहां पे अपना माल बेच सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे अच्छा खासा इनका पैसा बच जाएगा। अब एंड यूजर का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली वो कस्टमर के पास पहुंचे, बीच में बहुत सारे डीलर्स या फिर बीच में बहुत सारे दलाल ना आ जाए, ठीक है ना। आगे बढ़े हम, ठीक है। तो वो सीधे सीधे क्या चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट एंड यूजर ही ले, ठीक है, जितना भी प्रॉफिट होगा मैक्सिमम वही ले और उनका मार्केट भी अच्छा खासा बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, मेनी स्मॉलर ग्रुप्स आर, तो वही चीज है, बस इसी का हमने एडिशन किया है। मेनी स्मॉलर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू, ठीक है, मेनी स्मॉलर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स टू मीट मार्केटिंग रिक्वायरमेंट्स। समझाता हूं, ठीक है। मेनी स्मॉलर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स टू मीट द मार्केटिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है, एंड एक्सप्लोर एंड एक्सेस, ठीक है, एंड एक्सप्लोर एंड एक्सेस द मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट, एक्सप्लोर एंड एक्सेस द मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सेल देयर प्रोड्यूस प्रॉफिटेबली, एंड सेल देयर प्रोड्यूस प्रॉफिटेबली। अब समझना ध्यान से, अभी हमें यह बात समझ आई कि एप्पल डीलर्स या फिर पश्मीना मैन्युफैक्चरर्स अपना एक कोऑपरेटिव बनाएंगे, ठीक है। अब मार्केटिंग कोऑपरेटिव का और एक ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, वो क्या करेंगे, वो मार्केट ही ढूंढेंगे, ठीक है। अब उनके पास प्रोड्यूस है ना, उनके पास एप्पल्स है या उनके पास हैंडलूम के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना के हैं, वो मार्केट देखेंगे कि हमारा जो प्रोड्यूस है वो अच्छे मार्केट में कहां पे भेजा जा सकता है या फिर हमारे प्रोड्यूस के लिए अच्छा मार्केट कहां पे रहेगा, ठीक है। तो वो मार्केट को ढूंढते हैं और वो ये चेक करते हैं कि किस मार्केट में हमारी डिमांड है या हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो सकती है। वही चीज है एक्सप्लोर एंड एसेस द मार्केट, ठीक है। अब एक्सप्लोर एंड एक्सेस द मार्केट का मतलब यह हुआ कि वो खुद मार्केट को देखते हैं और वहां पे देखते हैं कि इस मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे प्रोडक्ट्स के हिसाब से है या फिर नहीं है। वहां से इनको पता चलेगा कि किस एरिया में हमारे प्रोडक्ट्स ज्यादा चलने के चांसेस है, कहां पे हमें अपना माल भेजना चाहिए, ठीक है ना। तो डायरेक्टली जब भी प्रोड्यूसर्स होते हैं एक साथ अगर मिल जाएंगे, कोऑपरेटिव बनाएंगे, वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैसे करेंगे, वो मार्केटिंग कोऑपरेटिव बना सकते हैं, उसी को हम प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव भी बना बोल सकते हैं। फिर वो क्या करेंगे, वो अपना जो प्रोड्यूस होगा या अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके हिसाब से अपना मार्केट देखेंगे कि किस मार्केट में हमारा जो प्रोडक्ट है ज्यादा बिकने के चांसेस और ज्यादा प्रॉफिट होने का चांस है, वहां पे वो भेजेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारी एग्जांपल्स है। अभी जब हम एग्जांपल्स देखेंगे ना, एक एग्जांपल तो मैंने आपको दी ना हैंडलूम की, हरियाणा हैंडलूम। ये हरियाणा हैंडलूम एक कोऑपरेटिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव होता है ये, ठीक है। अब हरियाणा हैंडलूम के आप आउटलेट्स देखोगे, इनफैक्ट हर एक स्टेट में जहां पे आप ये चीज देखोगे, ठीक है ना। ऐसे ही खादी विलेज इंडस्ट्री के भी आप अलग अलग आउटलेट्स देखोगे। अब वो बेसिकली एक अलग इंडस्ट्री है, उसको फिलहाल हम कोऑपरेटिव नहीं बोलेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दीज सोसाइटीज प्ले। अब यही सोसाइटीज, कौन सी सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कौन सी वाली, प्रोड्यूसर मार्केटिंग या फिर इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स क्या करती है, दीज सोसाइटीज प्ले एन एसेंशियल रोल, दीज सोसाइटीज प्ले एन एसेंशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस इन इंडिया, ठीक है। दीज सोसाइटीज प्ले एन important role in the development of medium and small scale enterprises in India। मैं और एक एग्जांपल दूंगा, समझना ध्यान से। ये आपको 6th वाली एग्जांपल दिख रही होगी ना, लिज्जत पापड़, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये लिज्जत पापड़ अगर आप देखोगे ना, तो पहले 7 और 8 वुमेन्स एक साथ मिले थे और उन्होंने सोचा था चलो हम पापड़ स्टार्ट करते हैं बनाना, ठीक है। और इन्होंने ₹80 लोन लिए, ठीक है ना। तो इनकी जो इनिशियल सीड कैपिटल या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी,
80 रुपीज टोटल थी, ठीक है। और ये कब इन्होंने स्टार्ट किया था? 1959 ने इन्होंने सोचा कि हम आधा दिन तो बैठे ही रहते हैं, चलो पापड़ बना लेते हैं और उनको मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, 80 रुपीज लोन लिए थे 1959 में, ठीक है। तो ये एक स्मॉल कोऑपरेटिव था। आगे आगे इनकी जब तरक्की हो गई 2019 में स्टार्ट कितने पैसों से किया था? 80 रुपीज, वो भी लोन लिए थे। 2019 में जो इनका इनकम था ना वो 1600 करोड़ थे। बात समझ आई? यही चीज हमने जो ऊपर लिखा है ना कि यही छोटी छोटी सोसाइटीज, यही कोऑपरेटिव सोसाइटीज जब मिलते हैं ना, यही फिर कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या मीडियम स्केल इंडस्ट्री भी बनाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट इन्होंने किया था बिल्कुल अर्बन एरिया से, धीरे धीरे करके ये रूरल एरिया में भी पहुंच गया। पहले कॉटेज इंडस्ट्री थी, अब ये एक अच्छी खासी इंडस्ट्री है। 2019 में कितना रेवेन्यू जनरेट किया था? 1600 करोड़। और 2019 में कितनी लड़कियां थी या कितने वुमेन थे? सिर्फ 8 वुमेन, 7 और 8 वुमेन थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। 2019 में इनके साथ 45,000 वुमेन ऑल ओवर इंडिया जुड़े हैं जो कि ये लिज्जत पापड़ बनाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट तो किया था पापड़ बनाने से, लेकिन आज ये अचार भी बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस भी मार्केट करते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना, दीज सोसाइटीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस इन इंडिया। ये चीज वही हुई कि यही छोटी छोटी कोऑपरेटिव्स आगे जाके फिर कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, या फिर हो सकता है आगे जाके अगर अच्छी खासी तरक्की हुई तो एक बड़ी इंडस्ट्री भी बन सकती है। जैसे और एक एग्जांपल ले सकते हैं अमूल की, अभी हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे। अमूल में भी क्या हुआ था, कुछ ही बंदों ने स्टार्ट किया था, आगे जाके ये इंडिया का लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसर और मिल्क के प्रोडक्ट्स बनाने वाला एक कंपनी है या फिर कोऑपरेटिव है। बात समझ आई? तो यहां तक समझ लेना ध्यान से। तो ये जो चीज हमने लिखा था ना, दीज सोसाइटीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो कोऑपरेटिव ही होंगे लेकिन आगे जाके वो अच्छी खासी इंडस्ट्री बनते हैं। हरियाणा हैंडलूम भी कुछ ही ने स्टार्ट किया था, धीरे धीरे करके एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई, ठीक है ना। आगे देखो, अब ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स सिर्फ अपना मार्केट ही नहीं ढूंढते हैं, लेकिन अब ये अपने प्रोड्यूसर्स को फैसिलिटेट भी करते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस प्रोड्यूसर एप्पल वाले हैं, फॉर इंस्टेंस इनको अब पता चला कि अभी फॉर इंस्टेंस हमारा जो एप्पल बनता है ना तो वो सितंबर अक्टूबर में तैयार हो जाता है, फॉर इंस्टेंस, ठीक है ना। तो अक्टूबर में रेट कम होगा, लेकिन अगर हम इसी को नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी या फरवरी में भेजेंगे ना तो रेट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो इनको एक अकल ये आ गई कि अगर हमने सितंबर अक्टूबर में भेजा तो रेट कम होगी, लेकिन अगर उसी प्रोड्यूस को हम जनवरी या फरवरी में भेजेंगे तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इनको स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोरेज रखना पड़ेगा। तो ये कोल्ड स्टोरेज भी कोऑपरेटिव्स ही इनको प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि इन्हीं की तो कोऑपरेटिव है ना ये। अब ये एक साथ मिल बैठ के फंड्स करेंगे या फिर कहीं से फंड्स लाएंगे, फिर कोऑपरेट एक कोल्ड स्टोरेज रखेंगे अपने लिए, ठीक है। उसमें ये अपना माल रख सकते हैं। सितंबर अक्टूबर की जगह ये जनवरी फरवरी में अच्छे कीमत पे इन एप्पल्स को बेच भी सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हमें ये समझ आया मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स में मार्केट ढूंढते हैं और बेचते हैं। अब सिर्फ उतना ही नहीं होगा, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स या फिर ये टाइप ऑफ कोऑपरेटिव्स में क्या हो जाता है, ये प्रोड्यूसर को फैसिलिटेट करते हैं इन ईच एंड एवरी मैनर। बात समझ आई? उनको कोल्ड स्टोरेज चाहिए तो वो भी मिल जाती है, उनको कुछ जानकारी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स के बारे में तो वो भी मिल जाती है। अब कभी कभी क्या हो जाता है, एक टाइप ऑफ शॉल्स बनाए पश्मीना वालों ने, ठीक है। आगे जाके पता चला कि मार्केट में ये शॉल ज्यादा नहीं बिकते हैं, पश्मीना शॉल्स ऑफ डिफरेंट टाइप बिकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने आर्टिजन्स को या फिर ये अपने प्रोड्यूसर्स को बोल सकते हैं तुम्हारे शॉल तो अच्छे हैं लेकिन ये वाला टाइप मत बनाओ, इस वाले टाइप की ज्यादा डिमांड है, ये आज ट्रेंड में है। बात समझ आई? तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सिर्फ इनका माल ही नहीं बेचते हैं, इनको दिखाते हैं कि माल को कैसे भेजा जाता है। सितंबर अक्टूबर में नहीं, जनवरी फरवरी में कोल्ड स्टोरेज में रख के भेजेंगे, या फिर इस टाइप का शॉल नहीं बनाएंगे। आजकल ये वाला फैशन है, ये वाला ट्रेंड है, इस टाइप ऑफ शॉल बनाओ, अब हमारा मार्केट और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखो। दे ऑल्सो मेक सर्विसेज लाइक, कौन ये दे कौन है? यही ऊपर वाले कोऑपरेटिव्स, ठीक है। दे ऑल्सो मेक सर्विसेज लाइक ए सेल प्लेटफॉर्म,
अब सेल प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ये क्या होता है, ठीक है, फिर हम आगे लिखेंगे। सेल प्लेटफॉर्म आप समझना होता क्या है, सबने नाम सुना होगा ना, नुमाइशगाह, जिसको नुमाइश भी बोलते हैं। अब नुमाइशगाह में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से डिफरेंट डिफरेंट आर्टिजन्स आते हैं, उनके छोटे छोटे स्टॉल्स बना के होते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हमारे सर्कस लग जाते हैं, उन्हीं नुमाइशगाह में सर्कस देखोगे आप, या डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स लग जाते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है। उन फेस्टिवल्स में इनको सेल प्लेटफॉर्म मिलता है। नुमाइशगाह में एक छोटी सी जगह मिलती है जहां पे ये अपने प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं, जहां पे कस्टमर्स खरीदते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सी सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है, कौन सी सर्विसेज बनाते हैं अपने प्रोड्यूसर्स के लिए, दे ऑल्सो मेक सर्विसेज लाइक ए सेल प्लेटफॉर्म। तो इसकी हम एग्जांपल दे सकते हैं, नुमाइशगाह में इनको छोटे छोटे काउंटर्स मिलते हैं, ठीक है, कॉमा कोल्ड स्टोरेज एक एग्जांपल अभी दी थी, कॉमा ग्रेडिंग ऑफ द प्रोड्यूस। अब एप्पल जिन जिन के पास होंगे उनको पता है जब एप्पल्स बनते हैं ना, तो जब एप्पल्स हम बेचने लगते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडिंग्स रखनी पड़ती है, कुछ साफ होते हैं, कुछ थोड़े बहुत जिनमें दाग होता है, कुछ अच्छे खासे दाग वाले होते हैं, तो अलग अलग ग्रेडिंग होती है उनके एप्पल्स की, फिर वो बेचते हैं, ठीक है। वो ग्रेडिंग भी मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स उनको करा सकती है, ठीक है ना। तो दे ऑल्सो मेक सर्विसेज लाइक ए सेल प्लेटफॉर्म, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग ऑफ द प्रोड्यूस, कॉमा स्टोरेज फैसिलिटी, जरूरी नहीं हमेशा कोल्ड स्टोरेज ही हो, कोई सी भी स्टोरेज फैसिलिटी हो सकती है, कॉमा इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट प्राइस, ठीक है, तो मार्केट प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन भी देते हैं, कॉमा इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। जो मैंने अभी एग्जांपल दी, ये वाला पश्मीना शॉल नहीं चलता है ज्यादा, इस टाइप का बनाएंगे तो ज्यादा चलेगा। डिमांड देखनी पड़ती है, मार्केट में कितना सप्लाई आ रहा है, किस चीज का सप्लाई आ रहा है, किस चीज का सप्लाई नहीं आ रहा है, कौन सी चीज ज्यादा चलेगी, उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें देता है कौन, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स, ठीक है ना। अब यहां नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे डेयरी। अब डेयरी में क्या आ जाएगा, सारे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बिल्कुल ये बोरिंग बोरिंग सा दिख रहा होगा, लेकिन एक एक पॉइंट लिखोगे ना, हमारे एग्जाम में यही से पूछेंगे, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आगे नेक्स्ट पॉइंट से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल लिखो डेयरी, कॉमा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हैंडलूम, कॉटन एंड शुगर केन कोऑपरेटिव्स। तो ये कुछ अलग अलग कोऑपरेटिव्स है, डेयरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, हैंडलूम, कॉटन एंड शुगर केन कोऑपरेटिव्स are the largest and most demanded cooperatives, ठीक है, are the largest and most demanded marketing cooperatives, most demanded marketing cooperatives in India, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कोऑपरेटिव्स है जो मोस्ट डिमांडिंग है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा चलते हैं। डेयरी का बहुत बड़ी एग्जांपल है, जब भी कोऑपरेटिव्स का नाम लिया जाएगा ना इंडिया में, तो सबसे पहला नाम अमूल का ही आता है। अमूल का दूध हर एक घर में होगा, हर एक घर में पहुंचता है, ठीक है ना। तो डेयरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, हैंडलूम, कॉटन, ऐसी शुगर केन इंडस्ट्री भी इंडिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डिमांडेड मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये तो हमारा ओवरव्यू मिला कि प्रोड्यूसर या मार्केटिंग या फिर इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स बेसिकली होता क्या है। स्टार्ट करते हैं ये स्मॉल स्केल से, आगे जाके यही फिर कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या फिर मीडियम स्केल इंडस्ट्री बनते हैं, ठीक है ना। और अभी जो हमने अभी तक पढ़ा, ये तो थ्योरी वाला पार्ट था, हमें ये समझना था बेसिकली प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स, मार्केटिंग या फिर इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स होता क्या है। अब जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे ना, ये यूपीएससी स्टैंडर्ड का पेपर होगा, आईएएस और केएएस का स्टैंडर्ड का पेपर होगा, मैक्सिमम टाइम्स हमसे फैक्चुअल चीजें भी पूछेंगे, और अच्छे खासे चांसेस होंगे कि हमसे प्रोड्यूसर की एग्जांपल्स पूछेंगे, ठीक है ना। तो एक बार ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा हैंडलूम इज ए टाइप ऑफ, कौन सा टाइप ऑफ ये कोऑपरेटिव्स है ये, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा हैंडलूम इज ए प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। बात समझ आई, ठीक है, यहां तक बात समझ आई सबको। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे, तो एक एक करके हम एग्जाम्पल्स लेंगे प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव की, कौन कौन सी एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल में क्या याद रखना है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें से कौन कौन सी एग्जाम्पल आ जाएगी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये कब बना था, इनका मैंडेट क्या है, ये किस चीज के साथ करते हैं, ये कौन से टाइप ऑफ कोऑपरेटिव है। तो फर्स्ट जो हमारा रहेगा उसको बोलते हैं अमूल,
ठीक है, तो एग्जाम्पल्स लिखेंगे हम, तो ऊपर सब हेडिंग लिखना एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोड्यूसर मार्केटिंग या फिर इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोड्यूसर मार्केटिंग या फिर इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स समझ लेना ध्यान से। इस पूरे लेक्चर में से अगर क्वेश्चंस बनेंगे ना, इन्हीं एग्जाम्पल्स में से एक क्वेश्चन होगा, कंफर्म लिख के ले लो। ठीक है ना, तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे हम अमूल। ठीक है, हम पढ़ सकते हैं, तो अमूल के बारे में कुछ बेसिक फैक्चुअल चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, लिखो इधर इट इज, ठीक है, इट इज इंडियन। तो अमूल के अंडर कुछ 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे। इट इज इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव। ठीक है, एक प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव है, लेकिन किसके साथ? डेयरी कोऑपरेटिव है। बेसिकली ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट इज इंडियाज लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। तो अमूल जो है ये एक ऐसा कोऑपरेटिव है जो इंडिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। लोकेटेड इन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लोकेटेड इन आनंद गुजरात। तो इनका जो हेड क्वार्टर है वो कहां पे है? आनंद गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जो हमें लिखने हैं, आनंद गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एस्टैब्लिश्ड इन 1946। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड इन 1946। तो कब बनाया गया था अमूल? 1946 में। कहां पे? आनंद गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़े हम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना अमूल में ही, GCMMF। ठीक है, GCMMF। अब GCMMF की फुल फॉर्म लिखो, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन मैनेजेस द ब्रांड नेम अमूल। ठीक है, अब बेसिकली अमूल जो है ना ये चलाते हैं कौन? GCMMF, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। तो GCMMF मैनेजेस द ब्रांड नेम अमूल। ठीक है, ब्रांड नेम अमूल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछेंगे। ये नेक्स्ट पॉइंट कंफर्म एक क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम में। ठीक है, डॉक्टर वीर गेसी, अब मैं कैपिटल में लिख रहा हूं, VERGHESE, डॉक्टर वीर गेसी कुरेन, KURIEN। ठीक है, डॉक्टर वीर गेसी कुरेन इज नोन एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज नोन एज फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। इज नोन एज फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो कौन है? वीर गेसी कुरेन। ठीक है ना, अब ये कौन था? ये अमूल का चेयरमैन था फॉर मोर देन 30 ईयर्स। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखो, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ अमूल फॉर मोर देन 30 ईयर्स। ठीक है, तो 1917 में इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन होता है, और व्हाइट रेवोल्यूशन का बहुत ही ज्यादा जो क्रेडिट जाता है ना वो अमूल को ही जाता है। अमूल ने लीडिंग रोल प्ले किया था इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन लाने में। ठीक है, तो 1970s में इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था। उस टाइम डॉक्टर वीर गेसी कुरेन ही थे ऐसे आदमी जो अमूल के चेयरमैन थे। अब बेसिकली वो चेयरमैन थे GCMMF के, बात समझ आई? तो इसके वो चेयरमैन थे, यही GCMMF ब्रांड नेम अमूल को चलाते हैं। बात समझ आई? तो वीर गेसी कुरेन फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। अमूल कब बना था? 1946 में। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल दी थी मैंने, प्रोड्यूसर या फिर
मार्केटिंग या इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स की। ठीक है, यहां तक बात समझ आई सबको? बस नाम याद रखना हर एक एग्जाम्पल में, ये कब बना था, ठीक है, 1946 में। ठीक है, एस्टैब्लिश कब हुआ था, इनका हेडक्वार्टर कहां है, ऐसी चीजें याद रखना। तो अमूल इज लोकेटेड इन आनंद गुजरात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अमूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1946, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमूल कौन चलाता है, बेसिकली GCMMF की फुल फॉर्म गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है, यही अमूल के ब्रांड नेम को चलाते हैं, बेसिकली अमूल GCMMF का है। ठीक है, तो और वीरगेसी कुरेन याद रखना, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, इंडिया में 1970 में व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था, उस टाइम इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि यही जो था ये चेयरमैन था GCMMF या अमूल का। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल थी मैंने, ये फर्स्ट एग्जाम्पल बनी थी हमारी किसके लिए, प्रोड्यूसर मार्केटिंग या फिर इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल लिखेंगे हम KMF। अब KMF क्या होता है, KMF होता है कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा दूध कौन प्रोड्यूस करता है इंडिया में, अमूल। सेकंड नंबर पे KMF आता है, तो लिखो सेकंड लार्जेस्ट, तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे हम, सेकंड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन इंडिया आफ्टर अमूल। ठीक है, तो अमूल के बाद सेकंड लार्जेस्ट कौन आता है, सेकंड लार्जेस्ट आता है KMF। यहां तक बात समझ आई? ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। इट वॉज फाउंड इन 1974, बहुत लेट। ठीक है, वो 1946 में, ये 1974 में। इट वॉज फाउंड इन 1974। ठीक है, इसके बहुत सारे यूनिट्स हैं। ठीक है, तो फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट समझ आया। अब KMF अगर सेकेंड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन इंडिया है, तो उसका मतलब यह है कि हमारी स्टेट में भी इनका दूध पहुंचना चाहिए। फिर इनके दूध का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये लिखो KMF's ब्रांड नेम। ठीक है, या फिर ऐसे लिखो, द मिल्क इज मार्केटेड अंडर, द मिल्क इज मार्केटेड अंडर द ब्रांड नेम। अब इनके जो दूध का नाम है ना, GCMMF के दूध का नाम अमूल था, KMF के दूध का नाम नंदनी होता है। ठीक है, तो नंदनी वाला पैकेट, दूध वाला पैकेट ऑलमोस्ट हर एक दुकान में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, द मिल्क इज मार्केटेड अंडर द ब्रांड नेम नंदनी, याद रहेगा। ठीक है, तो KMF सेकेंड लार्जेस्ट मिल्क कोऑपरेटिव है, किसके बाद, तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, किसके बाद, अमूल के बाद। कब बना था, 1974, डेट याद रखना। और इनके हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है। ठीक है, तो आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, हेडक्वार्टर्स इन बेंगलुरु। अब जिसको बेंगलोर बोलते थे, अब इसको क्या बोलते हैं, बेंगलुरु। ठीक है ना, तो 3-4 चीजें हमें याद रखनी है। सेकेंड लार्जेस्ट, ब्रांड नेम नंदनी, 1974 में बना था, हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है, इनके बहुत सारे आउटलेट्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट ये पैकेज्ड मिल्क भी बेचते हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो ये तो सेकेंड एग्जांपल थी KMF कर्नाटका मिल्क फेडरेशन की। ठीक है, थर्ड एग्जांपल हम लिखेंगे, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। मैक्सिमम टाइम्स जो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स के क्वेश्चंस आएंगे ना, ऑलमोस्ट सब के सब टाइप्स पे ही डिपेंड होंगे। ठीक है, हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना एग्रीकल्चर होता क्या है, वो तो सबको पता है। प्रोड्यूसर क्या होता है वो हमें समझ आया, प्रोड्यूसर क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस जब बनेंगे, क्वेश्चंस मेनली एग्जांपल से ही पूछेंगे। तो जो जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं ना हर एक एग्जांपल के नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो थर्ड लिखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है ये, हॉपकॉम्स, HOPCOMS। अब हॉपकॉम्स की फुल फॉर्म लिखेंगे, हॉर्टिकल्चरल, ठीक है, हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूसर्स, ठीक है, हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, ठीक है, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग सोसाइटी। ठीक है,
ये इनकी फुल फॉर्म होती है, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग सोसाइटी। इसको क्या बोला जाता है? हॉपकॉम्स। ठीक है, अब ये कब बना था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीजें। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब हॉपकॉम्स का हेडक्वार्टर दिल्ली में होता है। ठीक है, अच्छा हॉपकॉम्स का हेडक्वार्टर कर्नाटका में, सॉरी। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट वाज फाउंड इन 1965। इफको का न्यू दिल्ली में होता है, हॉपकॉम्स का बेंगलुरु में है। ठीक है, हॉपकॉम्स वाज फाउंडेड इन 1965। ठीक है, ठीक है, इट्स हेडक्वार्टर इज इन बेंगलुरु। फिर से इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में। ठीक है, तो 1965 में बना था, हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में। ठीक है, यहां तक बात समझ आई सबको? नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट वॉज फाउंड विद द ऑब्जेक्टिव। अब इनका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्यों बना था ये? इट वॉज फाउंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। तो फार्मर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके मार्केटिंग के लिए ही बना था ये। वही तो यहां पे भी देखा था ना हमने, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। ठीक है, तो मार्केट फार्म प्रोडक्ट्स जितने भी थे ना, तो उनके डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए ये बना था बेसिकली। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, देयर ऑपरेशन इज थ्रीफोल्ड। देयर ऑपरेशन इज थ्रीफोल्ड। ठीक है, अब थ्रीफोल्ड क्या क्या होता है? प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनका जो काम होता है ना, वो 3 वेज में होता है। पहले ये फार्म प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करते हैं, फिर स्टोर करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसा मार्केटिंग का फंडा होता है, जैसे मार्केटिंग होती है। ठीक है, सबसे पहले प्रोक्योरमेंट, फिर स्टोरेज, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, यहां तक याद रहेगा। तो अभी तक हमें क्या समझ आया? अमूल और केएमएफ दोनों डेयरी टाइप ऑफ थे। ठीक है ना, तो दोनों डेयरी कोऑपरेटिव्स थे। हॉपकॉम्स जो था ये एक एग्रीकल्चरल, ठीक है ना, ये एक एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव है। अब ये क्यों बना था? ये डायरेक्ट मार्केटिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स के लिए बनाया गया था। 1965 में बनाया गया था, कर्नाटका बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इनका काम 3 फोल्ड्स में होता है। पहले ये फार्म प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करते हैं, फिर स्टोरेज करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है ना, यहां तक बात समझ आई? तो हॉपकॉम्स एक एग्जाम्पल बन जाएगी हमारी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स में भी। इधर तो मैंने बिल्कुल बेसिक बताया, लेकिन जब हम एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स पढ़ेंगे ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से पूछेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यहां तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिला ना हमें कि हॉपकॉम्स क्या होता है, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स। और पीडीएफ में जब आप चेक करोगे तो अच्छा खासा इन डेप्थ लिखा होगा। ठीक है, तो 4th टाइप लिखो, इफको। ठीक है, तो 4th एग्जाम्पल हमारी बन जाएगी इफको की। इफको का नाम तो ऑलमोस्ट सबने सुना होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आई सबको? तो इफको क्या होता है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। ठीक है, तो इफको की फुल फॉर्म क्या बन जाएगा? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। ठीक है, अब यहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखने। ठीक है, फर्स्ट लिखो, इट वॉज फाउंड ऑन 3rd नवंबर। इट वॉज फाउंड ऑन 3rd नवंबर 1967। ठीक है, इट वॉज फाउंड ऑन 3rd नवंबर 1967। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफको इज इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर। तो ये क्या काम करते हैं? ये फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। ठीक है ना, इफको इज इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो अमूल का आनंद गुजरात में, केएमएफ का बेंगलुरु में, हॉपकॉम्स का भी बेंगलुरु में। इफको का हेडक्वार्टर कहां पे है?
न्यू दिल्ली में। ठीक है, कब बना था ये? 3 नवंबर 1967। इफ्को के बारे में 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें लिखने हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज द बिगेस्ट कोऑपरेटिव इन द वर्ल्ड। इट इज द बिगेस्ट कोऑपरेटिव इन द वर्ल्ड बाय टर्नओवर ऑन पर कैपिटा जीडीपी। ठीक है, इट इज द बिगेस्ट कोऑपरेटिव इन द वर्ल्ड ऑन टर्नओवर। ठीक है, ठीक है, इन द वर्ल्ड बाय टर्नओवर ऑन पर कैपिटा जीडीपी। ठीक है, तो पर कैपिटा जीडीपी या फिर जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से ये जो कोऑपरेटिव है ये लार्जेस्ट और बिगेस्ट कोऑपरेटिव इन द वर्ल्ड है। बात समझ आई। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ्को रीचेस टू ओवर 50 मिलियन इंडियन फार्मर्स। ठीक है, तो कितने फार्मर्स तक इनके प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं? 50 मिलियन इंडियन फार्मर्स तक इफ्को के प्रोडक्ट्स में पहुंचते हैं। ठीक है, आगे जाके हमें वो पॉइंट पढ़ना है ना, एक टाइप होता है ना एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स। एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स में हम इनको फिर से पढ़ेंगे और इन डेप्थ पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की उम्मीद एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव से ही है। फिलहाल इतना याद रहेगा, इट रीचेस टू ओवर 50 मिलियन इंडियन फार्मर्स। याद रहेगा इतना। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं हम अपने स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे। यहां तक समझ आया सबको? तो 5th कौन सा था? इफ्को। बस इनका फाउंडेशन डेट याद रखना, किस दिन बने थे ये। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो 5th, JAKFED। इसका भी नाम हम सब ने ऑलमोस्ट सुना होगा। ठीक है, तो JAKFED की बात करेंगे। तो JAKFED क्या होता है वो लिखो, जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव, जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ये इनकी फुल फॉर्म रहती है, जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। अब जेके फेड कब बना था? फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट वाज रजिस्टर्ड ऑन 1 अक्टूबर 1960। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1960। इसका मतलब इफ्को से भी पहले जेके फेड बना था। ठीक है, बात समझ आई। इट वाज रजिस्टर्ड ऑन 1 अक्टूबर 1960। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज एन एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इट इज एन एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन इन कोऑपरेटिव सेक्टर इन J&K। तो जम्मू एंड कश्मीर में JK फेड को एक लेवल दी जाती है, एपेक्स लेवल। अब ये लेवल्स कैसे दी जाती है? जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ना, जब वो रजिस्टर करती है उसी हिसाब से वो अलग अलग कोऑपरेटिव्स को अलग अलग लेवल्स में रखती है। तो इसकी क्या लेवल आती है? एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन है ये। इतना याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनका हेड ऑफिस कहाँ है? ठीक है, तो इनका हेड ऑफिस होता है BC रोड जम्मू में। ठीक है, कुछ बेसिक से चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? BC रोड जम्मू में। और इनका श्रीनगर में भी सेंटर है, वो बटवारा श्रीनगर में है। ठीक है, तो श्रीनगर का सेंटर इनका बटवारा श्रीनगर में है, लेकिन हेड ऑफिस कहां पे है? BC रोड जम्मू में। अब ये क्या करते थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनिशियली। ठीक है, तो पहले पहले ये क्या करते थे? ये सिर्फ और सिर्फ प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर करते थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर में फार्मर्स के लिए ये फर्टिलाइजर्स ला रहे थे, ये बना नहीं रहे थे, ये सिर्फ बाहर से डिफरेंट फर्टिलाइजर कंपनी से प्रोक्योर कर रहे थे, ला रहे थे वहां से फर्टिलाइजर्स, और कश्मीर और जम्मू में सिर्फ मार्केट करते थे। ठीक है ना, तो इनिशियली इनका काम जो था ना वो मार्केटिंग का था। लिखो, इनिशियली द मेजर एक्टिविटी
initially the major activity was procurement and distribution of fertilizers. ये बना नहीं रहे थे, इफको बनाते हैं, लेकिन जेके फेड नहीं बनाते थे, ये बाहर से फर्टिलाइजर्स लाते थे और यहां डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। तो इनका काम क्या था? प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर्स अप टू 1995-96। तो 1995-96 तक जितने भी फर्टिलाइजर जरूरत होते थे जम्मू एंड कश्मीर में, मोस्टली वो जेके फेड से ही आते थे, यही उसकी मार्केटिंग करते थे, ठीक है। तो ये कहां तक चल रहा था? 1995-1996 तक। लेकिन उसके बाद पॉलिसीज चेंज हुई, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज चेंज हुई, उसके बाद जेके एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन एक अलग कॉर्पोरेशन बन गया, बहुत सारी ऐसी कॉर्पोरेटिव्स खुद भी बन गई जो खुद अब जेके फेड का काम करते थे। लेकिन ये कब हुआ? 1995-96 के बाद। बात समझ आई? और तब तक जितना भी फर्टिलाइजर यूज होता था जेके फेड ही लाते थे। 1995-96 के बाद जेके एग्रीकल्चरल पॉलिसीज चेंज होती है, जेके एग्रो इंडस्ट्रीज खुद एक अलग कोऑपरेटिव बन जाता है, डिफरेंट कोऑपरेटिव्स बन जाते हैं, और फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है वो भी खुद अब अपना मटेरियल या अपने फर्टिलाइजर्स बेचने लगे, तो इनका नुकसान हो गया, ठीक है। फिर जेके फेड ने क्या किया? 1995-96 तक ये सिर्फ फर्टिलाइजर्स के साथ करते थे ना, उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जिस भी इंडस्ट्री में सीमेंट की जरूरत होगी ये सीमेंट सप्लाई करने लगे, बिटुमिन सप्लाई करने लगे, ठीक है ना। ऐसे ही जम्मू में बहुत सारे ऐसे एरियाज मिलेंगे जहां पे ये एलपीजी भी सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जेके फेड बेसिकली कहां से स्टार्ट किया था? इन्होंने सिर्फ फर्टिलाइजर्स मार्केट करते थे, लेकिन आज प्रेजेंट सिचुएशन की बात करेंगे तो ये सीमेंट देते हैं गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कंपनीज को, ये बिटुमिन देते हैं। बिटुमिन किस काम आता है? बिटुमिन तारकोल या फिर मैग्नेमाइजेशन के काम आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने एलपीजी भी स्टार्ट किया है डिस्ट्रीब्यूट करना जम्मू के कुछ एरियाज में, और ऐसे ही इन्होंने जो न्यूट्रिएंट आइटम्स होते हैं ना, जो डिफरेंट गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में फूड या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, वो भी ये अब ये सप्लाई करने बैठे हैं। बात समझ आई? तो 1995 के बाद इनिशियली तो इतना था, लेकिन प्रेजेंटली ये क्या क्या सप्लाई करते हैं? सीमेंट, बिटुमिन, न्यूट्रिएंट्स, एलपीजी एटसेट्रा। यहां तक बात समझ आई सबको? तो ये तो जेके फेड की एग्जांपल थी। आगे बढ़े, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिज्जत पापड़, ठीक है। अब लिज्जत पापड़ जो है, यहां पे मैं इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव या फिर मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स में इसको पुट कर रहा हूं, लेकिन लिज्जत पापड़ बेसिकली एक टाइप ऑफ वर्कर्स कोऑपरेटिव है, क्योंकि ये वर्कर्स आपस में अपना बेनिफिट देखते हैं ना, ठीक है। तो 6th लिखो, लिज्जत पापड़, ठीक है। ये लिज्जत पापड़ इनका ब्रांड नेम है। बात समझ आई? तो इनके पापड़ का नाम क्या है? लिज्जत पापड़, ठीक है। अब लिज्जत पापड़ को कौन चलाता है? श्री महिला गृह उद्योग, ठीक है। हमसे पूछेंगे ऐसे क्वेश्चंस, इसलिए एग्जांपल्स पे ही ज्यादा फोकस करना, वरना आम आदमी को भी नाम से ही पता चला प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स क्या होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखो, श्री महिला गृह उद्योग, ठीक है, इज एन इंडियन वुमेन वर्कर्स या फिर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम लिज्जत पापड़ को क्लासिफाई ही करेंगे ना, तो सबसे पहले इसको हम वर्कर्स कोऑपरेटिव में डालेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इज एन इंडियन वुमेन वर्कर्स, ठीक है, इंडियन वुमेन वर्कर्स या फिर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, स्टार्टेड इन 1959। तो कब बनाया था इन्होंने? 1959 में। स्टार्टेड इन 1959 with started in 1959 with, अब किसी किसी बुक पे 7 या 8 वुमेन लिखे हैं, इसलिए हम 7 और 8 दोनों लिखेंगे। किसी बुक पे सिर्फ 7 वुमेन लिखे हैं, किसी बुक पे 8 वुमेन लिखे हैं, तो इसलिए हम दोनों मानेंगे। विद 7 और 8 वुमेन, ठीक है, विद 7 और 8 वुमेन वर्कर्स फाउंडेड इन 1959 विद 7 और 8 वुमेन वर्कर्स इन मुंबई। तो कहां पे बना था ये? बेसिकली मुंबई में। विद
विद, ठीक है, विद ए सीड कैपिटल ऑफ ₹80, विद ए सीड कैपिटल मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹80, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद इट हैड एन एनुअल टर्नओवर, ठीक है, इट हैड एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 1600 करोड़, इट हैड एन एनुअल ओवरकम, ठीक है, टर्नओवर लिखना, इट हैज एन एनुअल टर्नओवर ऑफ ₹1600 करोड़ इन 2019, इन 2019, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 45,000 वुमेन, it provides employment to more than 45,000 women across the country, ठीक है। और यही पापड़ मोर देन 25 कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एक्सपोर्टेड इन मोर देन, इनके जो पापड़ है मोर देन 25 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एक्सपोर्टेड इन मोर देन 25 कंट्रीज, ठीक है। वो हेडक्वार्टर तो पता ही है ना, कहाँ लिखा, इट्स हेडक्वार्टर इज इन मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र पे, ठीक है। तो पहले 7-8 वुमेन ने स्टार्ट किया, कोटेज इंडस्ट्री बन गई, फिर स्मॉल स्केल, फिर मीडियम स्केल इंडस्ट्री बन गई। अब अगर ये आज 45,000 वुमेन्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं एनुअली, ठीक है, तो 45,000 वुमेन को अगर ये रोजगार दे रहे हैं, मुझे बताओ इसको कौन से सेक्टर में रखोगे, ये कौन सी इंडस्ट्री आ जाएगी, ठीक है ना। तो फिलहाल समझ आया, ये एक कोऑपरेटिव है, तो कोऑपरेटिव 8 बंदू से भी स्टार्ट हो सकता है, फिर पता नहीं कहां पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आई यहां तक। तो ये एक एग्जाम्पल थी, ये कुछ एग्जाम्पल्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बस डेट याद रखना, फाउंडेड ऑन याद रखना, इनके हेडक्वार्टर्स याद रखना, किस चीज के साथ करते हैं वो याद रखना, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लिखे थे ना, मेहरबानी करके इन पॉइंट्स को लिखो, इनको रिवाइज करते जाओ जब तक ये सारे टाइप्स खत्म हो जाएंगे, फिर मैं एक साथ आपको पीडीएफ शेयर करता हूं, ठीक है ना। तो फिलहाल आज का लेक्चर इतना ही। आज हमने फर्स्ट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव पढ़ा, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर मार्केटिंग या फिर इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो कल हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं।